हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टडी करते हैं नए टॉपिक, जिसमें लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम और होता है सूत्रकणिका भी कहते हैं इसको, सूत्रकणिका। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो टॉपिक है, यानी कोशिका, मतलब कोशिका में, ये तो आपको बताइए कोशिका में पाया जाता है ये। जैसे केंद्रक सभी संरचनाओं की स्टडी हमने करके ये यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक सामान्य प्रकृति के हिसाब से बनाते हैं। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया जंतु या पादप सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है, यानी इसके चारों तरफ दो झिल्लियां पाई जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ये देखिए, सामान्य इस प्रकार से आकार में बनाया जाता है। तो दोहरी झिल्लियां, एक तो बाहर, क्योंकि ये जो झिल्ली देख रहे हो आप, ये सबसे बाहर की बाह्य झिल्ली कहलाती है, बाह्य झिल्ली ये। और एक अंदर की झिल्ली रहती है, आंतरिक झिल्ली, जो अंदर की तरफ इस प्रकार से उभार के रूप में बदल जाती है। ये उभार, ये अंगुलीनुमा जो उभार है, ये क्या कहलाते हैं? ये क्रिस्टी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां पाई जाती है। देखिए इसकी जो खोज है, खोज से संबंधित अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें पहले सर्वप्रथम चलेंगे कोलिकर। कोलिकर ने इसको सर्वप्रथम 1980 में देखा था। कोलिकर सर्वप्रथम देखा, सर्वप्रथम देखा था, यानी 1880 में। 1880 में इसको सर्वप्रथम देखा था। किसने? कोलिकर ने। तो देखने का जो श्रेय सर्वप्रथम इसको, बाद में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था, उसने इसको 1982 में देखा। फ्लेमिंग वैज्ञानिक का नाम है। सर्वप्रथम फाइला नाम दिया, फाइला नाम दिया 1882 में। यह भी आप याद रखना कि कोलिकर ने तो सर्वप्रथम देखा, लेकिन इसी के बाद फ्लेमिंग ने भी, फ्लेमिंग वैज्ञानिक है, एक फ्लेमिंग भी कहा जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम देखा और इसको क्या नाम दिया? फाइला नाम दिया। और फिर इसके बाद आते हैं अल्टमान। तो इसकी खोज का श्रेय जो ना आज भी फ्लेमिंग और अल्टमान को ही दिया जाता है, क्योंकि अल्टमान ने 1894 में इसको देखा था और इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। अल्टमान ने, अल्टमान आपने पहले भी नाम सुना होगा। ये जो, हालांकि इसमें ज्यादातर सन मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी जो है ना, नाम याद होना चाहिए हमारे को। तो ये जो नाम है अल्टमान, ये आपने पहले भी स्टडी की होगी। तो अल्टमान ने 1884 में बायो देखा, मतलब, और बायोप्लास्ट नाम दिया इसको। तो ये याद रखना अच्छी तरह से। कोलिकर ने सर्वप्रथम देखा था, इसके बाद फ्लेमिंग ने फाइला नाम दिया 1882। ये देखो सनों में भी एक रूपता रही है भाई। 2 साल बाद इन्होंने देखा, फिर 2 साल बाद इन्होंने देखा। तो अल्टमान ने देखा। और इसकी जो वास्तव में जो खोज का श्रेय है, खोज का जो श्रेय है, खोज का श्रेय ये दिया जाता है अल्टमान व फ्लेमिंग को। अल्टमान व फ्लेमिंग को दिया जाता है।
और आज जिस रूप में हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी नाम दिया था, ये सी बेंडा जो वैज्ञानिक है सर्वप्रथम उसने नाम दिया था, नामकरण सी बेंडा। तो ये आपने देखा होगा नामकरण खोज में अंतर है। पहले इन्होंने इसकी खोज का श्रेय दिया गया, लेकिन नामकरण किस आधार पर, पहले उसका अध्ययन किया गया, अध्ययन के आधार पर फिर 1897 में इसका नाम दिया गया, अर्थात क्या नाम दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से इसकी खोज से संबंधित है। तो एकदम ही नहीं देखा गया, एकदम इसकी खोज नहीं की, धीरे धीरे योगदान सभी का होता है। तो इस प्रकार से कोलिकर, फ्लेमिंग, अल्टमान, है ना, और फिर नामकरण सी बेंडा ने दिया, जो आज भी हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जो इसमें आपने देखा 2 झिल्लियां पाई जाती है, एक तो बाह्य झिल्ली और एक अंदर की झिल्ली। इससे समझना आप, अगर आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहां से भी बने इसमें से आपको ये पता लग जाएगा। तो देखिए ये तो है बाह्य झिल्ली, और ये होती है अंदर की जो अंगुलीनुमा उभार बना है ना ये, तो ये अंतःझिल्ली, और इसके अंदर अंतःझिल्ली के अंदर की तरफ मैट्रिक्स भरा होता है, ये मैट्रिक्स भरा होता है पूरी इसके अंदर ये, तो ये कहलाता है मैट्रिक्स या फिर अधात्री भी कहते हैं इसको, अधात्री। और इसी मैट्रिक्स में अंदर की तरफ जो पाया जाता है डीएनए, क्योंकि आपको याद है इसमें डीएनए भी पाया जाता है और इसमें आरएनए भी पाया जाता है, अल्प मात्रा में आरएनए जैसे। तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए भी पाया जाता है, और इसके अलावा पाए जाते हैं इसमें राइबोसोम के कण, ये राइबोसोम के कण भी पाए जाते हैं इसमें। ये पूरे इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम, अधात्री हो गया, जो अंगुलीनुमा जो उभार है, ये अंगुलीनुमा उभार दिख रहे हैं ना, वो कहलाते हैं क्रिस्टी, कहते हैं इनको क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी पर जो है इस प्रकार के कण लगे रहते हैं, ये वैसे ही यूं रहते हैं जैसे ये क्रिस्टी है, तो ये कण इस प्रकार से लगा रहेगा, ये व्रंत रहता है इसका ये। तो जैसे उदाहरण के रूप में ये देखिए, तो ये कण लगे रहते हैं जिनको कहते हैं ऑक्सीसोम, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीसोम। इनको F1 कण भी कहते हैं, यानी पष्ट कण, F1 कण पष्ट से बनाए तो F1 कण भी कहा जाता है। ये इसका बड़ा चित्र है, इनके अंदर आक्सीकारी एंजाइम भरे होते हैं, इसके अंदर आक्सीकारी एंजाइम भरे होते हैं, ये आक्सीकारी एंजाइम। यानी आपको याद है आक्सीकरण की क्रिया जो होती है तो कोशिकाओं में होती है, और कहां पर होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आक्सीकरण की जो क्रिया है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है, आक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित हो जाती है। तो ये जो आक्सीकारी एंजाइम है, इसमें फर्स्ट जो एंजाइम है वह एटीपीएच के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, एक बार फिर देखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम, और उसके पीछे क्या है, एज सब लग जाता है, जैसे कि पेप्सिनोजन है ना, तो उसका जो फल होता है पेप्सिन होता है नाम, है ना, तो इस टाइप से होता है ट्रिप्सिनोजन, इस टाइप से ये नाम।
तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम पाया जाता है किसमें, ये ऑक्सीसोम के कणों में, जो ऑक्सीकरण की क्रियाओं में क्या करता है, ये भाग लेता है, उन क्रियाओं को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से याद रखिए, तो कोशिका में जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो वो ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काय के रूप में, एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपको बीच में वीडियो देखूंगा, आपने पहले भी मैंने काफी समझा रखा है टॉपिक के रूप में। तो ये जो एटीपी है इसके रूप में संग्रहित हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर ये कोशिका को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है आवश्यकता पड़ने पर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। तो देखिए, तो भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप देखिए इसमें कोशिका के अंदर जो क्रिया होगी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये इसका ऑक्सीकरण करेगी। तो यहाँ बनेगा ये ग्लूकोज इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा CO2 प्लस H2O और 686 किलो जूल ये ऊर्जा बनती है। संतुलित की दृष्टि से 6 यहाँ लगते हैं, जो जानते हैं ना संतुलित केमिस्ट्री पढ़ी होगा आपने, इसे लगाना पड़ता है। तो ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। तो एटीपी को ऊर्जा बैंक भी कहा जाता है, कोशिका के ऊर्जा बैंक। जैसे हमारे पास बहुत अधिक पैसा हो जाता है तो उसको कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। ठीक उसी प्रकार से कोशिका के पास वो जब बहुत अधिक ऊर्जा हो जाती है तो किसके रूप में, एटीपी के रूप में वो माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित करती है। और फिर आवश्यकता पड़ने पर देखिए एटीपी नाम क्यों हुआ इसका, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी फास्फेट के 3 समूह रहते हैं इसमें, 3 समूह। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो यहाँ से एक फास्फेट का समूह टूटेगा, टूटते ही ये एटीपी जो कायम बदल जाएगा एडीपी में। एडीपी का मतलब 2 फास्फेट के समूह। देखिए एडिनोसिन डाई का मतलब 2, यहाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी फास्फेट के 3 समूह। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता है तो यहाँ से एक फास्फेट का समूह टूटेगा, ये अलग हो जाएगा। ये टूटते क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी और उससे जो कोशिका, उस ऊर्जा से कोशिका अपनी सारी जैविक क्रिया पूरी कर लेती है। और फिर कोशिका के अंदर लगातार चलता रहता है प्रकरण, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है वो फास्फेट में बदलती है, और वही फास्फेट का समूह जब इससे आकर के मिलता है तो ये एटीपी में बदल जाती है वापस। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम चलता है इनमें। इस प्रकार से समय समय पर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। इसमें देखियो, इसमें जो है इसकी जो झिल्लियां हैं, इसमें आपने देखा होगा क्रेब चक्र की क्रिया होती है। इसी के अंदर जो है ईटीएस होता है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है। ये जो कोशिकाएं होती है उसके जीवद्रव्य में होती है। अगला कोई टॉपिक लेंगे उसमें बताएंगे। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रेब चक्र है ये महत्वपूर्ण होता है। ये किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्लियां होती है और जो मैट्रिक्स जो इसमें होता है मैट्रिक्स, इसमें होता है ये। तो इस प्रकार से ये याद रखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर, एक और है, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब है कि नए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वह पुराने वाले माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। तो इसका कारण क्या है, डीएनए, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, अनुलिपि और प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। इसलिए ये जो पुराना माइटोकॉन्ड्रिया उसी से क्या बनते हैं, नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। इस प्रकार से ये जितने भी जो, एक और ध्यान रखना, ये जो बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली उसके बीच में जो रिक्त स्थान रहता है वो कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियम
माइटोकॉन्ड्रियल पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्तर कहलाता है ये। तो इस प्रकार से तो मैट्रिक्स में याद रखना आरएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और डीएनए पाए जाने का मुख्य कारण क्या होता है, इससे मतलब पुराने जो माइटोकॉन्ड्रिया वो नए माइटोकॉन्ड्रिया को जन्म दे, यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिका मतलब जो अपनी प्रतिकृति स्वयं बना दे। इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक था। नेक्स्ट में कल स्टडी करें।